गुणस्थान विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। विगत 5 कक्षाओं में हमने कई सारे विषयों का अध्ययन किया। सर्वप्रथम भूमिका का विषय लिया, तत्पश्चात गुणस्थान का ज्ञान आवश्यक क्यों है इसके ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद में अशुद्धियों की चर्चा की, मतलब किन किन गुणों का विकारी परिणमन और किन किन गुणों का शुद्ध परिणमन, ऐसे हमने एक लिस्ट बनाई थी। और अशुद्ध परिणमन वाले गुणों को तो बाजू में कर दिया था और अशुद्ध परिणमन वाले गुणों को हमने थोड़ा प्रायोरिटी पे रखा था। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था गुणस्थान जो है वे विकृति को लेकर के बनते हैं, अशुद्धता को लेकर बनते हैं। आपका माइक म्यूट कीजिए सिर्फ। ओके। उसके बाद हमने डिटेल में चर्चा की किस विकृति को लेकर के, कल की कक्षा में ये देखा किस विकृति को लेकर या किस अशुद्धि को लेकर के कौन सा गुणस्थान बनता है, ये चर्चा की थी। कोई मुझे बताएगा, मतलब पूरे 14 गुणस्थान किस अशुद्धि को लेकर के बनते हैं, ये बता पाएगा कोई? अच्छा चलिए, पहले तो मुझे कोई 14 गुणस्थानों के नाम बताए। एक जन पहले पढ़ करके दिखाइए, फिर मैं सुनना चाहूंगा बिना पढ़े। सम्यक मिथ्यात् अविरत सम्यक एक देश अविरत प्रमत विरत अप्रमत विरत अपूर्वकरण अनिर्वृत्तिकरण सुख संप्रय उपशांत श्रेणु सहयोग अयोग्य। ओके ठीक है, ये तो 14 गुणस्थानों के नाम आपने देख करके बताए, आई एम अज्यूमिंग। यस। कोई बिना पढ़े बताएगा? ये मैं थोड़ा रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी मैं गुणस्थान का नाम लूँगा तो कभी गुणस्थान का नंबर लूँगा, तो आपको उस हिसाब से फिर फटाफट समझते आना चाहिए। गुणस्थानों के नाम याद रहेंगे ना तो थोड़ी आसानी बनी रहेगी। पहला मिथ्यात्व, ओके दूसरा साधारण, ठीक है, तीसरा मिश्रम सम्यक मिथ्यात्व, करेक्ट, मिश्र, और चौथा अविरति, ठीक है, फिर पांचवा देश वृत्ति, ओके, छठा प्रमत वृत्ति, हाँ, अप्रमत वृत्ति। डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट कीजिए 1 मिनट। हाँ जी। फिर आठवा अपूर्वकरण, ओके, ठीक है, अनिवृत्ति, ओके करेक्ट, फिर दसवा सूक्ष्म संप्रदाय, बराबर, 11वां उपशांत मौनी, 12वां मौनी, अयोग केवली और फिर अयोग केवली। अयोग केवली फिर अयोग केवली, पहले सहयोग केवली, करेक्ट, पहले सहयोग केवली जिन और बाद में अयोग केवली जिन। गुणस्थान का नाम लेंगे ना तो बेहतर रहेगा यदि हम पूरा नाम लेंगे, सहयोग केवली जिन ऐसा कहेंगे, ठीक है, क्योंकि गाथा में भी नाम वैसे ही आया है, वसंत क्षीण मोह सजोग केवली जिणो ऐसा शब्द आया है, इसलिए सहयोग केवली जिन अयोग केवली जिन ऐसा कहना बेहतर रहेगा। बहुत बढ़िया, 14 गुणस्थानों के नाम हो गए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। गुणस्थानों का नाम लीजिए और वो किस अशुद्धि को लेकर के बनते हैं ये बताइए। पहले एक जन पढ़ करके बताए, फिर एक जन बिना पढ़े बताए। मिथ्यात्व मोहनीय के उदय में पहला गुणस्थान दर्शन मोहनीय के, मिथ्यात्व के उदय में पहला गुणस्थान। ओके, फिर अनंतानुबंधी चतुष्क में से कोई एक कषाय का उदय होने से दूसरा गुणस्थान
ओके फिर मिश्र मिथ्यात्व के उदय से तीसरा गुण स्थान। ठीक है। फिर सम्यक मोहनीय के उदय में चौथा गुण स्थान। हाँ है प्र- क्षण के अभाव में पांचवा गुण स्थान। फिर संज्वलन के तीव्र उदय में छठा गुण स्थान। प्रमथ विरत डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट कीजिए बस 1 मिनट। संज्वलन के मंद उदय में सातवां गुण स्थान। ठीक है। फिर संज्वलन के मंदतर उदय में आठवां गुण स्थान। संज्वलन के मंदतम उदय में नौवां गुण स्थान। बराबर। फिर सूक्ष्म लोभ के अभाव में 10वां और 11वां गुण स्थान। बराबर। फिर योग के उदय और उदय में 13वां गुण स्थान और योग के अभाव में 14वां गुण स्थान। योग के अभाव में 14वां गुण स्थान। करेक्ट करेक्ट। ये आपने देख करके बताया ना? जी भैया जी, पीछे के देख के बताए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई बिना देख के बता सकता है? भैया जी, इसमें ऐसा है ना कि वो जो बुक्स है उसमें अपना ऐसे अप्रत्याख्यानावरण का अभाव लिखा है, तो उसमें प्रत्याख्यानावरण का उदय लिखा है। हमने हाँ। संज्वलन का तीव्र उदय लिखा है। वैसा का अभाव भी लिखा है। नहीं, वैसा ही समझना, मतलब एक का अभाव का है तो अगले वाले का उदय समझना, ऐसा। मेरे को एक चीज जाननी थी। हाँ जी। ये जो टेबुलर फॉर्म था, इसमें 10वें गुण स्थान के बाद योग को डिस्क्राइब किया है 11, 12, 13, 14 में। ओके। और बेसिकली और इसमें लिखा है इन 3 गुण स्थानों में मात्र योग वाली अशुद्धि होती है 13 से 11 के बीच में। ठीक है। नहीं देखिए, मैं समझ गया। अपन ने एक बात कही है और बाद में यहाँ पर टेबल में दूसरी बात कही है, बट आप इसको जैसे इंटरप्रेट करेंगे वैसे बनेगा। अपना भी इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं गलत हुआ है, इसलिए आप उस हिसाब से भी जा सकते हैं, इस हिसाब से भी जा सकते हैं, कैसे भी चलेगा। ठीक है। मैं क्वेश्चन करूं एक बारी? हाँ जी। पहला तो मिथ्या का गुण स्थान है ही। ओके। जब सम्यक प्राप्त होता है तो चौथे गुण स्थान में आ जाएगा जी। ओके। और जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो उपसम सम्यक ही होता है। नहीं, आप वो प्रोसेस में मत जाइए, आप सिर्फ बताइए कौन सा गुणस्थान किस विकृति को लेकर के होता है, सिर्फ इतना बताइए। अच्छा, तो चौथा गुण स्थान में मतलब उसका ये बताओ ना कि यदि अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो वो साधन में चला जाएगा फिर। वैसा नहीं, मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान मिथ्यात्व विकृति को लेकर के, अनंत अपना दूसरा गुणस्थान अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक के उदय को लेकर के, तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व के उदय को लेकर के, ये ऐसा बताना है। मैं ट्राई करूं? हाँ जी, बोलिए। मिथ्यात्व गुण स्थान मिथ्यात्व के उदय से। ओके। दूसरा गुण स्थान में ससाधन, इसमें अनंतानुबंधी के 4 चतुष्क में से एक का उदय होने से। ठीक है। दूसरा गुण स्थान। ठीक है। दर्शन होने की सम्यक मिक्स प्रकृति की वजह से सम्यक मिथ्यात्व तीसरा गुण स्थान। ओके। और चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक, वो अप्रत्यक्षान के उदय से। बराबर। एक देश विरत या देश अविरत, सॉरी, प्रत्यक्षान के उदय से। बराबर।
गुण स्थान प्रमथ विरत संजलन के तीव्र उदय से। करेक्ट। 7वां प्रमथ विरत संजलन के मंद उदय से। बराबर। अपूर्वकरण संजलन के मंदतर उदय से। ठीक है। निवृत्तिकरण मंदतम उदय से संजलन। ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय संजलन के सूक्ष्म उदय से। ठीक है। सूक्ष्म सांप्राय का है ना। हाँ, फिर उपशांत मोह ये योग के उदय से। ठीक है। क्षीण मोह अगेन योग। हाँ। और उसमें संयोग एलडी में भी योग का उदय है और पूर्ण निबंध हो जाता है अयोग के गुण स्थान में 14 गुण स्थान। बराबर बराबर करेक्ट। देखिए यहाँ पर टेबल में जो बात लिखी है ना, आप ये भी करेक्ट, मतलब करेक्ट ही है, अपन उसको चैलेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, मतलब ये किस अपेक्षा से होगा मैं ये आपको बताता हूँ। बात क्या हुई थी, अपन ने कहा था पहले से चौथे गुणस्थान का विभाजन दर्शन मोह की अपेक्षा से, योग का विभाजन मतलब 13वां और 14वां गुणस्थान का विभाजन योग की अपेक्षा से, और जो बीच के गुणस्थान है हमने उसका विभाजन चारित्र मोहनीय की अपेक्षा किया हुआ था। बराबर। बट एक प्रश्न उपस्थित होगा, जब 10वें गुणस्थान के आगे चारित्र मोह है ही नहीं, मोहनीय का पूर्ण अभाव हो चुका है, उपशमित हो या क्षय हुआ हो, जो कुछ भी हो, तो फिर हम वहां पर चारित्र मोहनीय की अपेक्षा विभाजन कैसे कर सकते हैं? प्रश्न जायज है, बिल्कुल जायज है। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10वें गुणस्थान तक अपन ने सद्भाव रूप गुणस्थान बताया, 11वां 12वां हमने अभाव रूप गुणस्थान बताया। जैसे 14वां गुणस्थान में अपन ने योग के अभाव को लेकर के गुणस्थान बताया, उसी प्रकार 11वां और 12वां गुणस्थान सूक्ष्म लोभ के अभाव को लेकर के गुणस्थान बताया। कितने जन ये अपेक्षाएं समझ रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? तो ही मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें जो 11वें 12वें में नाम भी है क्षीण मोह शांत मोह। बराबर। चारित्र मोहिनी की पर्याय है ना, चरित मोहिनी का हो गया। नहीं, यहां पर तो मोह मतलब पूरा मोह ले लेना, पूरा का पूरा मोह ले लेना। अच्छा, आप वैसा कहना चाह रहे हैं, चारित्र मोह, ठीक है, चारित्र मोह कह लीजिए, चलेगा, क्योंकि अपन उस हिसाब से ही विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, मोह चारित्र मोह कह लीजिए। संजलन खत्म हो गया, तो 11वें 12वें में जो नाम दिया ना क्षीण मोह, हाँ, ये उसकी अपेक्षा तो नहीं है कि शायद की अपेक्षा चारित्र मोह ही है। चारित्र, वहां पर मोह लिखा है, मैं थोड़ा गलत बोल गया, क्षीण मोह और उपशांत मोह जो लिखा है वहां मोह मतलब चारित्र मोह लेना है। ठीक है, तो मोह के चारित्र मोह के अभाव रूप बात कर रहे हैं, और 10वें गुणस्थान तक अपन ने सद्भाव रूप बात कही। अपेक्षा कहीं बदल नहीं रही है, अर्थ तो वह गुणस्थान में विकृति पाई जा रही है, कहीं अपन ने सद्भाव रूप बताया, कहीं अभाव रूप बताया। ठीक है, कितने जनों को यह अपेक्षा समझ में आ रही है? चार्ट में एक लिखा है, अपन ने चर्चा एक की है, परंतु दोनों परस्पर विरोधी नहीं है, एक दूसरों के पूरक है। कैसे समझ में आ रहा है क्या? हाँ ना, कुछ तो कहिए। आप ये कह रहे हैं क्षीण मोह और अपशांत मोह ये अभाव रूप है, चारित्र मोह नहीं। बराबर बराबर। 10वें में सद्भाव रूप है। करेक्ट करेक्ट। यहां पर इन्होंने योग की अपेक्षा से वो घटित किया है, अपन ने चारित्र मोह के अभाव की अपेक्षा घटित किया है। अपेक्षा कहीं बदल नहीं रही है, उन्होंने योग के सद्भाव रूप कहा, अपन ने चारित्र मोह के अभाव रूप कहा। अब मैं आपको थोड़ा इसमें और घटित करके दिखाता हूं, तो आपको विश्वास हो जाएगा। मैं कहता हूं
दूसरा गुणस्थान यह मिथ्यात्व के अभाव रूप होता है। अब बताइए क्या यह बात सही है या गलत है? सही है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहता हूं अनंतानुबंधी में से किसी एक के उदय को लेकर के दूसरा गुणस्थान बनता है। क्या यह भी बात सही है? जी भैया। सही, बराबर। तो उसी अपेक्षा हम 11वें 12वें में भी लगा सकते हैं। हम 11वें 12वें में क्या कहेंगे? योग का सद्भाव रूप कहिए, या आप उसे कहिए सूक्ष्म सांपर, सॉरी सूक्ष्म सांपर कह रहा हूं, सूक्ष्म लोभ का अभाव हो गया है, उस अपेक्षा से 11वां 12वां कहिए। अपेक्षा कहीं बदल नहीं रही है, बस अपेक्षा कह रहा हूं अर्थ कहीं बदल नहीं रहा है, उसके प्रेजेंटेशन की शैली बदल रही है। एक को अपन सद्भाव रूप प्रेजेंट कर रहे हैं, एक को अभाव रूप प्रेजेंट कर रहे हैं, बस। सर बट योग तो सभी में रहता है ना सर? हाँ, योग सभी में रहता है, फिर उस हिसाब से फिर अपन हर गुण स्थान में लगाएंगे। में ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये नाम दिया ना शीर मोह और शांत मोह, इससे थोड़ा सा ये होता है। हाँ, ये चारित्र मोहिनी, मोह आने से हमको ये समझ में आता है कि ये चारित्र मोहिनी से रिलेटेड है, और वहां पे अभाव है इसका। बराबर, अभाव रूप गुणस्थान बताया है, ऐसा समझिए, ठीक है। चारित्र मोह के अभाव को लेकर, ओके, चलिए। सभी को यहां तक का टॉपिक क्लियर हो रहा है? क्या चर्चा चली? करीबन 20 मिनट अपन ने उसी के ऊपर चर्चा की। पिछले 1-2 कक्षाओं को ही रिवाइज करते जा रहे थे। अब मुझे लगता है एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग आ चुका होगा, कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर आ गया होगा कि हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये सब का एक थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो अवश्य आ गया होगा। यू डेफिनेटली माइट हैव गॉट सम इनपुट्स। आई होप दिस इनपुट्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द अपकमिंग गुणस्थान, ठीक है। आज के लिए हम आज के लिए अपना कौन सा टॉपिक ड्यू है, कोई बताएगा? आज के लिए कौन सा टॉपिक ड्यू है, जिस प्रश्न को लेकर के मैं कल रुका था? बंद और आश्रव के विभाग से 5 गुणस्थान। करेक्ट। बंद कहिए या आश्रव के 5 जो कारण है, उनको लेकर के हम गुणस्थानों का विभाजन कर सकते हैं क्या? तो कहते हैं हाँ, अवश्य कर सकते हैं। कैसे? अभी कर देते हैं, बहुत सिंपल है। पहले तो अपन 5 नाम गिनाते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ठीक है। ये आश्रव के 5 कारण बताए गए हैं। बंद के कहिए। आप चार्ट में देखेंगे तो वहां पर बंद के कारण लिखा है, कुछ भी चलेगा। अब मिथ्या दर्शन कहा है, तो मिथ्या दर्शन कह करके ये अब कैसे कहूं मैं, दूसरे गुणस्थान तक पाया जाता है। मिथ्यात्व दूसरे गुणस्थान तक पाया जाता है। अब आप कहेंगे हमने तो सिर्फ पहले गुणस्थान में सुना है, मिथ्यात्व कभी भी पहले गुणस्थान के ऊपर होता है नहीं। तो यहां पर मिथ्यात्व कह करके सम्यक्त्व नहीं है इस रूप ले लेना। दूसरे गुणस्थान में कैसे लेंगे? सम्यक्त्व नहीं है इस रूप से ले लेना, ठीक है, क्योंकि सम्यक्त्व की विराधना करते हुए आया है। अब तीसरा जो गुणस्थान है सम्यक मिथ्यात्व, वहां पर हम पूर्ण मिथ्यात्व नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां अनंतानुबंधी भी नहीं है। दूसरे गुणस्थान में हम मिथ्यात्व भी क्यों कह रहे थे? क्योंकि वहां पर अनंतानुबंधी पाई जा रही थी। यहां पर कुछ नहीं है वैसा, यहां पर ना अनंतानुबंधी है ना पूर्ण मिथ्यात्व है, यहां पर एक मिश्र अवस्था है। तो थोड़ा कंफ्यूजन में थे, मिश्र अवस्था कहां डाले, तो हमने इसको अविरति में गर्भित कर दिया। क्या कहा? हमने इसको अविरति में गर्भित कर दिया। चौथा गुणस्थान भी अविरति में चला जाता है, और 5वां गुणस्थान आंशिक रूप से अविरति में जाता है? कोई बताएगा 5वां गुणस्थान आंशिक रूप से अविरति में कैसे जा रहा है? करेक्ट, बराबर। एक देश मतलब व्रत भी उसके पूर्ण नहीं है, कुछ अंश में उसने पाप का त्याग किया है, सर्वथा त्यागी नहीं हुआ है,
कुछ अंश में पाप का त्यागी हुआ है। इसीलिए आप वो डायग्राम में भी देखेंगे, अब मैं कह नहीं सकता ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है या क्या है, बट कोइंसिडेंस देखिए, वहाँ अविरति का जो पोर्शन है ना वो 5वें के आधे तक या कुछ हिस्से तक लिया है। मतलब कहना चाह रहे हैं 5वें गुणस्थान में अविरति भी है और कुछ अंश में विरति भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब प्रमाद, प्रमत्त 6वां गुणस्थान का नाम ही है प्रमत्त गुणस्थान, प्रमत्त विरत बराबर। विरति तो है परंतु प्रमाद भी पाया जा रहा है। अब मेरा एक प्रश्न है, प्रमादी मतलब क्या? मुनिराज प्रमादी है मतलब बहुत आलस करते होंगे, 2-4 रजाई की तो बात छोड़िए, वो तो परिग्रह में भी आ जाएगा, बहुत आलस करते होंगे, बहुत सोते होंगे, ऐसा प्रमाद? वो आत्मा में रहने की अपेक्षा है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बराबर। धर्म कार्यों में अनुत्साह, ऐसा बोलते हैं ना प्रमाद। प्रमाद की अगर टेक्निकल परिभाषा में बताऊं तो सर्वार्थ सिद्धि जो ग्रंथ है, सर्वार्थ सिद्धि किसका ग्रंथ है? मतलब किसने लिखा और किसकी टीका या किसका ग्रंथ है? किसी कोई जानता है? बराबर, वो तत्वार सूत्र की टीका है, आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित तत्वार सूत्र की टीका है। प्रमाद की परिभाषा करते हुए आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं, कुशलेषु अनादर प्रमाद, कुशलेषु अनादर प्रमाद, कुशल कार्य का अनादर करना ही प्रमाद है। अब कुशल कार्य क्या है? आत्मा में रहना, परंतु वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए प्रमादी कह रहे हैं। ये टॉपिक मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा आपको 6वें गुणस्थान की चर्चा के वक्त, ठीक है? अभी ज्यादा चर्चा नहीं, 6वें गुणस्थान तक आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा? प्रमाद ये सिर्फ 6वें गुणस्थान तक पाया जाता है, मतलब सॉरी, उसके आगे उसका अभाव है। अभाव है तो किसी ना किसी का तो उदय होगा ना। किसका उदय है? प्रमाद के बाद क्या आता है? कषाय। तो 7वें गुणस्थान के आगे कषाय हावी हो जाता है। फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां गुणस्थान ये कषाय को लेकर के बनते हैं। थोड़ा और अन्य अपेक्षा से कहना चाहो तो 12वें गुणस्थान तक भी आप कषाय कह सकते हैं, परंतु 11वां 12वां गुणस्थान फिर से वैसे ही कषाय के अभाव रूप कहना पड़ेगा। ओके, चलिए यहां पर अपन डायग्राम के हिसाब से जाते हैं, चार्ट के हिसाब से जाते हैं। चार्ट में पेज नंबर 101 पर कषाय का लाइन उन्होंने सूक्ष्म सांपरा मतलब 10वें गुणस्थान तक खींच दिया है और उसके ऊपर योग बताया है। ठीक है, योग भी 13वें गुणस्थान तक बताया और 14वें गुणस्थान में ना योग है, ना कषाय है, ना कुछ है, कुछ है। समस्त आश्रयों के बंध के कारणों से अब निवृत्त हो चुके हैं। ये पूर्ण निर्बंध अवस्था है। ठीक है, प्रश्न मेरा एक छोटा सा ही है, यदि 14वें गुणस्थान में योग का भी अभाव हो गया है, बंध का कोई कारण नहीं बचा, ना ही कोई विकृति भी बची है, तो फिर इसी को हम मोक्ष अवस्था क्यों नहीं कह देते? प्रश्न है, हम उसी को मोक्ष अवस्था क्यों नहीं कहते? क्योंकि औदारिक शरीर अभी बाकी है ना। नहीं, ऐसा नहीं। शरीर नाम कर्म का उदय तो कब का खत्म हो चुका है। हमको सिर्फ बाहर ढांचा दिख रहा है, उनके शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है अभी। मैं बताऊं, देखिए वहां पर अभी भी अघाती कर्मों का अभाव होना बचा हुआ है। देखिए नवीन बंध नहीं कुछ हो रहा है, परंतु जो पहले बांधा हुआ था ना अघाती कर्म, उसका अभाव होना बचा है। वो विकृति, उतनी विकृति शेष है, उसको लेकर के हम उसको पूर्ण अवस्था मतलब पूर्ण शुद्ध अवस्था नहीं कहते हैं। ठीक है, कुछ अंश में वहां पर विकृति पाई जा रही है। किस रूप विकृति? समस्त कर्मों का अभाव नहीं हुआ है, इस रूप वहां अशुद्धता
पाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने क्या कहा, 11 अशुद्धियों की अपेक्षा से भी देखा, बंध के 5 कारणों की अपेक्षा से भी गुणस्थानों का वर्गीकरण देख लिया। ठीक है, चलिए, अब एक मिनट, हाँ, चलिए, अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक फाइनल कंफर्मेशन दे दीजिए, सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या विषय चल रहा है, क्यों चल रहा है? जी भैया जी। समझ में आ रहा है सब, अच्छी बात है। क्या बात है, सिर्फ एक जन ही बता रहा है? जी ठीक है, ठीक है। कठिन नहीं जा रहा है या कठिन है थोड़ा? जिनको ही सही करना। कठिन तो नहीं है पर थोड़ा सा स्लो चलिए, थोड़ा सा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैं और स्लो चलता हूँ, चलेगा। कहाँ जल्दी है अपन को भी? बहुत स्लो चल रहे हैं अपन। क्या कहा? हम लोग बहुत स्लो ही चल रहे हैं वैसे, कोई देयर इज नो मच। नहीं, स्लो क्या है, देखिए, अब हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है। अब हमें साथ में बढ़ना है तो सबको साथ लेकर के बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैं थोड़ा एडजस्ट भी करने को तैयार हूँ। क्या है, क्योंकि लाइव क्लास में ना जितना क्लियर हो पाएगा ना उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा और स्लो भी हो सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट और ही स्लो हो जाएंगे तब तो फिर विषय ही आगे बढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा पेस तो बनाए रखना ज़रूरी है, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होना है। बराबर। ठीक है, चलिए, अभी आते हैं, मैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। ये जो गुणस्थानों के नाम है उसके ऊपर एक मेरी कुछ चर्चा शेष बची है मेरे एंड से, तो वो चर्चा करूँगा और फिर कुछ टॉपिक नया लूँगा। देखिए, पहले तो अपन वे 2 गाथाएं पढ़ते हैं और 2 गाथाओं को पढ़ने के बाद थोड़ी सी उसके ऊपर विशेष पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। मिच्छो सासण मिस्सो अविरद सम्मोय देश विरदोय विरदापमत्त इदरो अपोव अणियट्टि सुह मोय वसंत क्षीण मोहो सजोग केवलि जिणो अजोगीय 14 जीव समासा कमेण सिद्धायणा दवा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो अविरद सम्मो यह शब्द आया है ना, यहाँ पर सम्यक, यहाँ अच्छे से समझना, यहाँ पर अविरदो अविरति यह अंत्य दीपक के रूप में प्रयोग किया गया है। क्या कहा? अविरति यह अंत्य दीपक के रूप में प्रयोग किया गया है, मतलब चौथे अविरति जो है वो चौथे गुणस्थान तक मतलब चौथा भी इंक्लूडेड समझना। ठीक है, चौथे गुणस्थान तक अविरति पाई जाती है। और जो सम्मो मतलब सम्यक, तो यह शब्द लिखा है, यह आदि दीपक के रूप में लिखा गया है। ठीक है, अविरति यह अंत्य दीपक के रूप में, सम्यक्त्व यह क्या कहना चाहिए, आदि दीपक के रूप में लिखा गया है। ठीक है, विरदापमत्त इदरो अपुव अणियट्टि सुह मोय अपमत्त, पमत्त प्रमत्त, यह जो शब्द आया है 6वें गुणस्थान के लिए, तो वह प्रमत्त दशा अंत दीपक के रूप में समझना। मतलब प्रमाद का योग मतलब क्या कह रहा हूँ अब, प्रमाद यह 6वें गुणस्थान तक पाया जाता है। ओके, वैसे ही और भी समझना,
वसंत क्षीण मोहो सजोग केवली जिणो अजोगीय। मोहो मोहो कह करके उनका ये कहना था इन गुणस्थान के पहले तक मोह पाया जाता था, अब यहां से आगे मोह का पूरा पूरा अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको अंत्य दीपक के रूप में भी ले सकते हैं, आदि दीपक के रूप में भी ले सकते हैं, आप चाहे वैसा ले, कोई दिक्कत नहीं है। और सजोग केवली जिणो अजोगीय, अब ये जो जिणो शब्द आया है ना, ये मध्य दीपक के रूप में आया है। ये सयोग केवली के लिए भी लगाना और अयोग केवली के लिए भी लगाना। ठीक है, आई मीन एक्सट्रीमली सॉरी, जिणो नहीं, केवली जिणो, ये पूरा शब्द ले लीजिए। सजोग और अजोग ये दो शब्द है, और मध्य दीपक के रूप में लगाया है केवली जिन। तो केवली जिन मध्य दीपक के रूप में सयोग के साथ भी लगाइए, अयोग के साथ भी लगाइए। ये कितने जन ये समझ पा रहे हैं? आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत्य दीपक समझ रहे हैं क्या? समझा और एक बार पढ़े तो है। चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, किसी और को पता होगा तो आप शेयर कर सकते हैं, तो आपको भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, सबको भी पता चल जाएगा। आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत्य दीपक। ये जो अंत दीपक होता है अविरत कर, तो वो 1 से 4 गुणस्थान में नहीं नहीं नहीं, लगेगा। आप गुणस्थान की अपेक्षा मत जाइए, गुणस्थान की अपेक्षा मत जाइए। मैं एक जनरल कंसेप्ट पूछ रहा हूँ कि आदि दीपक होता क्या है, मध्य दीपक होता क्या है। वो नवकार मंत्र में जैसे जो लोए लिखा है वो अंत दीपक है, पहले से लेके एंड तक उसको लोए, नमो लोए तव साउणम जो बोलते हैं, तो लोए सब में आएगा ऐसे करके, तो इसलिए वो अंत दीपक है। वो सबके साथ में आएगा, और जो आदि दीपक रहता है वो पीछे वाले के साथ में, सबके साथ में लग जाएगा। ठीक है, बराबर, करेक्ट। और मध्य दीपक? जो मध्य दीपक है वो आगे पीछे दोनों को लगेगा। करेक्ट करेक्ट, बराबर। वैसे एक छोटा सा सजेशन कहिए या सुधार कहिए, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। नवकार मंत्र नहीं बोलना, नमोकार मंत्र बोलना। नवकार यह अपभ्रंश हो चुका है। नमोकार, बाण का ण जो है उसका उच्चारण होना चाहिए, नमोकार ऐसा उच्चारण करें। नवकार नवकार ये अभी क्या कहे, आज की रूढ़ी परंपरा चल पड़ी है, ये कहना थोड़ा उचित नहीं। बोलते हैं ना, तो वही आ गया, मुझे मालूम है कि नवकार बोलते हैं। नहीं, बात बराबर है, बट ये होता था, मेरे साथ भी होता था, बट बुद्धिपूर्वक स्वयं को अब थोड़ा ट्रेन करना होगा कि नवकार ना बोले, नमोकार ही बोले। प्रैक्टिस में भी थोड़ा वैसा ही लाना पड़ेगा, तो कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं सहजता में बोल गया, ऐसे कुछ द्वेषवशात कुछ बोला नहीं मैं। हाँ, तो आदि दीपक के लिए उदाहरण क्या दिया जाता है? मान लो 3 कमरे हैं, लगा करके 3 कमरे हैं, तो जो पहले कमरे का उजाला है, पहले कमरे में हमने कोई दीपक रखा है, तो उसका उजाला जिस प्रकार बीच वाले और अंतिम कमरे तक भी फैलता है, उसी प्रकार कोई एक शब्द जो आता है शुरुआत में, हम उसको एक्सटेंड करते जा सकते हैं आगे तक। ठीक है, जैसे कोई उदाहरण देगा आदि दीपक का, एकदम फेमस एग्जांपल, सिंपल तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यहाँ पर जो सम्यक शब्द आया है यह आदि दीपक के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग दर्शन के साथ साथ ज्ञान तथा चारित्र के लिए भी कर लेना। ठीक है, अब अंत्य दीपक का एक उदाहरण अभी अभी आया था, क्या दिया था? वो नमो लोए सव्य साहुणम। नमो लोए अपना लोए सव्य, ये जो शब्द है मैं थोड़ा सा
गलत बोल रहा हूँ, लोए सव, ये जो शब्द है ये हमें पहले तक लगा लेना, मतलब नमो लोए सव अरहंताणम, है ना। जब भी गुरुदेव पर प्रवचन करते थे तब वे ऐसे ही बोलते थे, नमो लोए सव अरहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, वो ऐसा बोलते थे। कहने की बात यह है, लोए सव यह शब्द अंत्य दीपक के रूप में प्रयोग किया गया है। कोई मुझे ग्रंथों में से मध्य दीपक का एक उदाहरण ढूंढ के दे सकता है क्या? चलिए थोड़ी हिंट देता हूं, भक्तामल स्तोत्र, छब्बीसवां श्लोक है, तुभ्यम नमः, याद आ रहा है क्या? कोई बोलेगा वो छंद श्लोक? तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, वही है ना? बराबर। तो वहां पर नहीं, ठीक है, हाँ, तो वहां पर नमस्कार जो है, जानते हैं भक्तामर, पूरे भक्तामर स्तोत्र में पहले 25 श्लोकों में भगवान को कहीं पर भी नमस्कार नहीं किया, और आने वाले 22 श्लोकों में भी कहीं पर नमस्कार नहीं किया, एकमात्र 26वें श्लोक में ही नमस्कार किया है, तुभ्यम नमः, मैं आपको नमन करता हूं। तो वो जो नमस्कार है वो पहले 25 छंदों में भी लगा लेना, आगे के 22 छंदों में भी लगा लेना, ठीक है। तो ऐसा है, कहने का निष्कर्ष ये है कि आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत्य दीपक समझेंगे ना तो, अरे क्या हो गया, हाँ, तो हमको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सी विकृति कौन से गुणस्थान तक पाई जाती है, ठीक है। चलिए, हाँ, एक और, कोई इसमें से एक और अंत्य दीपक का उदाहरण ढूंढ सकता है क्या? अंत्य दीपक का उदाहरण, अंत्य दीपक और आदि दीपक दोनों भी, चलिए, मतलब जो मैंने बताया वही नहीं बताना। अंत्य दीपक तो कषाय हो गया। कहाँ पर आया कषाय? कषाय मतलब 10वें गुण स्थान तक पाई जा रही है। नहीं, मैं गाथा में से पूछ रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल बराबर है कि 10वें गुण स्थान में तक ही कषाय रहती है, उसके आगे नहीं होता तो अंत्य दीपक के रूप में हो जाएगा, नो डाउट, परफेक्ट। परंतु गाथा की अपेक्षा देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। सजोग केवली यह अंत्य दीपक के रूप में है अंत्य दीपक के रूप में कैसे? अरे योग का सद्भाव 13वें गुणस्थान तक ही तो पाया जाता है, इसलिए वे अंत्य दीपक के रूप में कह सकते हैं। और आदि दीपक के रूप में अयोगी जिन, अब अयोग अवस्था प्रारंभ हो चुकी है, 14वां गुणस्थान और सिद्ध अवस्था, यहां पर अयोग अवस्था ही पाई जाती है, ठीक है। तो इसको आप आदि दीपक के रूप में भी ले सकते हैं। कितने जनों को मैं जो कुछ थोड़े बहुत विशेष बिंदु बताए वो समझ में आ रहे हैं? सर, बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि अंत दीपक है, आदि दीपक है या मध्य दीपक? अच्छा, अरे यार देखिए, हमको पता चल गया कि योग का सद्भाव इस पर्टिकुलर पॉइंट तक होता है, तो डेफिनेटली वो जो लास्ट पॉइंट होगा वो अंत्य दीपक के रूप में होगा, और उसके बाद जो होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट आदि दीपक के रूप में होगा, ऐसा। अब जैसे चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में अविरति होती है, उसके आगे कहीं भी अविरति पाई जाती है क्या? पूरी की पूरी अविरति? प्रश्न है, चौथे गुणस्थान के ऊपर कहीं पर भी 100% अविरति पाई जाती है? नहीं पाई जाती ना। तो इससे एक निष्कर्ष सिद्ध हुआ कि चौथा गुणस्थान इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर अविरति।
उसके आगे 100% अविरति कहीं पर भी नहीं पाई जाती, तो अंत्य दीपक के रूप में ले लिया। और जहां से कोई बात हमेशा हमेशा के लिए स्टार्ट होगी हम उसको आदि दीपक के रूप में लेते हैं। जैसे जैसे सम्यक्त्व, अब चौथा गुणस्थान और उसके आगे सम्यक्त्व तो पाया ही जाएगा, तो इसलिए हमने उसको आदि दीपक के रूप में भी ले लिया। आई होप यू आर गेटिंग इट। यस सर। ओके चलिए। यस सर। यस यस। ठीक है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल हाँ बोलिए बोलिए। ये एक टेक्स्ट था, मैं आपको थोड़ा पढ़ के थोड़ा मेरे को लास्ट की लाइन में दिक्कत हो रही है। हाँ जी बोलिए। निष्कर्ष यह है कि गुणस्थान उद्वल आदि की 5 अजीब द्रव में तो होते ही नहीं। ओके। ये द्रव और उनके गुणों में भी नहीं होते, एकमात्र उसके पर्याय में होते। पर्याय में सभी दोष रहित सर्वगुण संपन्न सिद्ध भगवान के भी नहीं होते। राइट, बराबर। एकमात्र दोष संपन्न संसारी जीवों की एक समयवर्ती पर्याय होते। पर्यायों से अभिन्नता, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पर्यायों से अभिन्नता की अपेक्षा उन जीवों को देखने पर वे ही इन गुण स्थानों पर होते, ऐसा प्रतीत होता है। अरे लास्ट लाइन है ना ये? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। देखिए अपन क्या कहते हैं, प्योर अध्यात्म क्या कहता है, पर्याय से भी पार है, बराबर यही कहेगा अध्यात्म, मैं पूछ रहा हूं। Yes, yes. बराबर। परंतु दूसरी अपेक्षा जहां पर देखेंगे तो जीव को पर्याय वाला बताया जाएगा, तो वो जिस पर्याय से युक्त होगा उसको उस पर्याय से अभेद करके बताएंगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम मान ली, अब देखिए एग्जाम्पल क्या दूं, हाँ लोहा तवे पर लोहा है, अग्नि पर गर्म हो रहा है। जब वो एकदम गर्म हो चुका होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, गरम तवा कहते हैं, या कभी कभी कह देते हैं ना वो आग है, आग कहते हैं या नहीं कहते हैं, कह देते हैं। तो उसकी पर्याय के साथ हम उसको अभेद करके बात कहते हैं, क्योंकि द्रव्य किसी अपेक्षा से पर्याय से भिन्न भी है, किसी अपेक्षा से पर्याय से अभिन्न भी है। तो जब हम उसकी अभिन्नता की अपेक्षा देखेंगे तब तो अध्यात्म की बात लगेगी। क्या, ना हम गुण ठानो ना हम गुण ठान जीव ठानो व ये ऐसी बात कह देगी कि मैं गुणस्थान रूप नहीं, मार्गणास्थान रूप नहीं। परंतु जब पर्याय से अभिन्न करके बात करेंगे तब विकारी पर्याय भी उसकी कही जाएगी। फिर चाहे तवा ठंडा हो गर्म हो, हम तो उसको पर्याय के साथ मिक्स करके बात करेंगे। पानी शीतल हो या उष्ण हो, हम तो पर्याय के साथ मिक्स करके बात करेंगे। तो पर्याय के मिक्स करने के बात करने के बाद चलिए मैं थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। प्योर अध्यात्म कहता है गुणस्थान मार्गणास्थान जीव के कुछ नहीं होता, ओके। परंतु ऐसा होते हुए भी क्या जीव में विकार पाया जाता है, प्रश्न है मेरा। संसारी जीवों में क्या विकार पाया जाता है? डेफिनेटली पाया जाता है। तो हमें किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए उस जीव को बताना पड़ा कि तुम सर्वथा अपने को शुद्ध मत मानो। क्यों? ऐसे मान बैठोगे तो खीर खांड खा करके आलसी हो जाओगे, निरुद्यमी हो जाओगे, तुम किसी कार्य के बचोगे ही नहीं। तो तुमको हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर विकृति है, तुम्हारे अंदर विकृति नहीं है, अरे तुम स्वयं विकृत हो गए हो, ऐसा उसको बताना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि पर्याय से अभिन्नता की, तो उस विकृति से जब जीव को अभिन्न किया तब जीव को गुणस्थान आदि रूप बताया गया, और जब उस पर्याय से भिन्न किया तब जीव को गुणस्थान मार्गणास्थान से अलग बताया। आई होप यू आर गेटिंग इट। मैं ये समझा कि जीव द्रव्य में नहीं होते गुणस्थान, पर्याय में ही
संसारी होने से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्या ये मीनिंग है उसका? राइट। वो पर्याय की शुद्धता और अशुद्धता को द्रव्य के साथ मिक्स करके बात कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरा प्रश्न है, मैं उत्तर चाह रहा हूं। पानी का स्वभाव शीतल है या उष्ण? पानी का स्वभाव शीतल है या उष्ण? शीतल। शीतल है, बराबर। सभी जनों को इसमें कोई, किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं, ये जरा गर्म पानी लाना? कहते या नहीं कहते, जरा गर्म पानी लाना, ठीक है। तो वो गर्म और पानी, ये तो उस पर्याय की विकृति है। पानी की वो जो अवस्था है गर्मी वाली, वो पर्याय को द्रव्य के साथ मिक्स करके बात कर रहे हैं। कितने जन समझ रहे हैं? जब वो पानी का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाएगा, तब हम कहेंगे उसको ठंडा पानी। तो पर्याय और द्रव्य, उस द्रव्य की पर्याय को मिक्स करके बात कह रही है। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया। सबको समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो थोड़ा मेस हो सकता है। नहीं समझ में आया? समझ में आया पर अच्छा ओके, मैंने सुना नहीं समझ में आया। ओके ओके, चलिए ठीक है। चलिए, कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। फिर कल से अपन को प्रश्न क्रमांक कहाँ गया, प्रश्न क्रमांक 7 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, इसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, रुकते हैं।